भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से लोगों के वोटों की डकैती डाली जाती है, चोरी की जाती है। बीजेपी ने हरियाणा में लोगों ने नहीं चुना है, ईवीएम ने चुना है। जाति जनगणना नहीं हो रही है। अंग्रेज लोग विदेशी थे, वो इंसानियत समझते थे, हर व्यक्ति की जाति जनगणना करवाते थे। जनगणना के आधार पर कौन कितना बैकवर्ड रह गया है उसको आगे लाने के लिए बजट इशू करते थे, वो यूनिवर्सिटीज़ खुलवाते थे। मगर ये जो आज की तारीख में शासक वर्ग है, सरकार पर जो हुक्मरान बने हुए हैं, ये अंग्रेजों से ज़्यादा खतरनाक विदेशी है। सर, मोहन भागवत इनको ना भारत से प्यार है ना भारत के निवासियों से प्यार है। बलात्कार, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है। ये केवल पाखंड को फैलाने में लगे पड़े हैं, दिन रात पाखंड को फैलाया जाए। क्या आप लोग शहीदों के नाम पर अपना वोट बीजेपी को दे सकते हैं क्या? हैरान कर देने वाली बात है ये। ऐसा संवेदनशील प्रधानमंत्री जिसकी पूरी इंसानियत मर चुकी हो, धिक्कार है ऐसे व्यक्ति के ऊपर में, ऐसे भाजपाइयों के ऊपर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ अभी परवेंद्र प्रताप सिंह हैं जो कि बहुजन मुक्ति पार्टी के जो हैं अध्यक्ष हैं। और अभी हम इनसे बात करने वाले हैं हरियाणा चुनाव में जो परिणाम आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। आप भी चुनाव के दौरान हरियाणा में भी थे और जैसा कि सब लोग बता रहे थे, माहौल जो था कि 10 साल का एंटी इनकमेंसी फैक्टर भी है। पहलवान, जवान, किसान सब परेशान हैं, लेकिन सब होते हुए भी 48 सीटों तक भाजपा पहुँच गई और पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पार्टी जो है लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब हुई। क्या कारण आपको क्या लग रहा है? ये पहले से ही मैच फिक्स है सारा का सारा। सत्ता में परिवर्तन दिखाई देता है मगर शासक जातियों में कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनकी नीतियां एक जैसी हैं। जो इस देश का सबसे बड़ा तबका है, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हो या शेड्यूल कास्ट के लोग हो या माइनॉरिटीज़ के लोग हो या आदिवासी समाज के लोग हो, कहीं न कहीं उनकी गुलामी को दृढ़ करने का काम ये करते हैं। अगर उनके क्षेत्रीय दल उभर के आ भी रहे हैं तो कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने एक पॉलिसी बनाई है कि इनको थोड़ा बहुत अपने झूठन खाने के लिए देते रहो जिससे ये संतुष्ट रहें, बाकी इनके लिए कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विरोध में कांग्रेस के राहुल गांधी ने यात्राएं निकाली और कहा कि ये संविधान खतरे में है, ये बाबा साहब का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, आप हमको वोट डालो। तो लोगों ने वोट डाला उसके कहने पर, बीजेपी से पीछा छुड़ाने के लिए, और डाला तो आज एक मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी उभर के आई है। मगर जिस कांग्रेस के शासनकाल में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या हुई और उसके लिए तत्कालीन समय के डीआईजी सक्सेना आयोग बनाया गया, आज भी उस रिपोर्ट जो है कचरे की टोकरी में पड़ी हुई है। बाबा साहब का नाम लेकर के शेड्यूल कास्ट के वोटों को बटोरने का कार्यक्रम किया, या नोटंकी करने का काम कांग्रेस ने किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो है वहाँ खड़गे जी को बनाया, एक अछूत जाति के व्यक्ति को। तो कांग्रेस एक आस्तीन का सांप है, उससे भी ज़्यादा कोई उम्मीद कर नहीं सकती। वो छुपा हुआ दुश्मन है, बीजेपी खुला हुआ दुश्मन है। जो डंके की चोट पर 400 पार कराओ और हम संविधान को बदल देंगे, ये संविधान द्रोही लोग हैं और ये देशद्रोही लोग हैं। जो संविधान द्रोही है वो देशद्रोही है। हाँ। लेकिन सर, आपकी बातचीत से जो निकल कर आ रहा है कि आपने कहा कि कांग्रेस ने जो है संविधान दिखाया और लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो उस तरह काम नहीं कर रही है और वो भी जो है एक तरह से छुपा हुआ सांप है, तो और खुला हुआ जो दुश्मन है वो भाजपा है। लेकिन जो बहुजन के लोग हैं और भी सारे नागरिक हैं, लेकिन तो उन्होंने भाजपा को चुन लिया फिर से दोबारा। आप ये कहना चाहते हैं मतलब कि खुले हुए दुश्मन को उन्होंने चुना और जो संविधान का विरोध करें उनको चुना? बहुजनों ने नहीं चुना बल्कि ईवीएम ने चुना। ये देश में सबसे बड़ा जो राक्षस है आज की तारीख में वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। लोग वोट देना नहीं चाहते हैं मगर फिर भी ये मैच फिक्स उसी का फिक्स था पूरा मामला। ये जो दूध का धुला बोलते हैं, कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड दिखाए चुनाव आयोग इस बात के लिए कि हमारी जो मशीनें हैं वो फुल प्रूफ है, वो ISO से या कहीं और से प्रमाणित है। जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, मोबाइल बनाओ, ट्रैक्टर बनाओ, कार बनाओ, जीप बनाओ, हेलीकॉप्टर बनाओ या फिर एरोप्लेन बनाओ, तो वहाँ उनको ऑथराइज करने वाली एक संस्था है, उसके स्टैंडर्ड को बनाने वाली संस्था है। भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से लोगों के वोटों की डकैती डाली जाती है, चोरी की जाती है, जो नहीं चाहते हैं
उनका भी कराया जाता है। तो ये लोगों ने नहीं चुना है इसको, बीजेपी ने हरियाणा में लोगों ने नहीं चुना है, ईवीएम ने चुना है। अच्छा, एक मसला और आ रहा है कई सारे समाचार पत्र में, और नेशनल दस्तक के जो एडिटर हैं शंभू सिंह भी कह रहे हैं कि इस बार जाट बनाम गैर जाट जो हुआ, कि अगर कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया होता तो शायद कांग्रेस के पक्ष में रिजल्ट आता। कहीं ना कहीं चुनाव जो है जाट बनाम गैर जाट एक इस तरह से हो गया, और एक दलित वोट भी जो लोकसभा चुनाव के समय में जो कांग्रेस के साथ था वो कहीं ना कहीं उससे कट गया हुड्डा जी के कारण। देखिए, यहाँ तक जाति का सवाल है तो जाति का जहाँ तक मामला है, मैं समझता हूँ कि जो राज्य में जो डोमिनेंट कास्ट है तो ये केवल दिखावा करने के लिए सारा मामला है। असल में जो फिक्सिंग का मामला है वो ईवीएम का है, क्योंकि ये चर्चा कुछ न कुछ तो चाहिए ना, लोग यकीन करें उस बात पे ले कि भाई ये हाँ ये जाट वर्सेस दूसरे अदर कौम का मामला था, सैनी वर्सेस फलाने का मामला था। ये असल मामला नहीं है, असल मामला ईवीएम में घोटाला करने का है। अच्छा, मतलब ये जो समाचार पत्रों में या जहाँ भी आ रहा है तो एक तरह से जाट बनाम गैर जाट की बहुजन जो है एक तरह से खिसक के फिर से कांग्रेस के से जो है भाजपा के पास चले गए हैं, ये एक तरह से नैरेटिव है और सारा मामला ईवीएम के ही आसपास है। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत का चुनाव आयोग ये कहता है और कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा भी हुआ है उसके कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट मांगना जो है वो असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। तो आखिरकार बीजेपी कांग्रेस के लोग जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर, यहाँ तक कि सेना के जवानों को शहीद करा करके, इतना असंवेदनशील प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं पर भी नहीं देखा जो सेना के जवान के नाम पर वोट लेने का काम कर रहा है। ये रिकॉर्डेड स्पीच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो कहता है कि भाइयों बहनों, क्या आप लोग शहीदों के नाम पर अपना वोट बीजेपी को दे सकते हैं क्या? हैरान कर देने वाली बात है ये। तो ऐसा संवेदनशील प्रधानमंत्री जिसकी पूरी इंसानियत मर चुकी हो, धिक्कार है ऐसे व्यक्ति के ऊपर में, ऐसे भाजपाइयों के ऊपर में। लेकिन वो तो कहते हैं कि विश्व में डंका बज रहा है, मोदी जी जहाँ जाते हैं आप देखते हैं किस प्रकार से लोग उनके लिए पलक पावड़े बिछा के रखते हैं। हाँ, विश्व में डंका बज रहा है, भारत की गरीबी का, भारत की भूखमरी का डंका बज रहा है, भारत के अंदर में लोग किस तरीके से बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं उस बात का डंका बज रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के डंका बज रहा है, कौन मना कर रहा है? ये है डंका बजने का कार्यक्रम जो अब उनका सारे देश के अंदर। भारत चांद के दक्षिणी हिस्से पे उतरा, विश्व में पहला ऐसा देश बना जो दक्षिणी हिस्से पे उतरा। इस बात को वो लगातार कह रहे हैं कि हमारे जो है प्रधानमंत्री काल में एक से एक कार्य हुए हैं, तो क्या आप उसको नहीं मानेंगे? देखिए, बुलेट ट्रेन भी अभी चल रही है, स्मार्ट सिटी जो है ठीक है अभी उस संख्या में नहीं बनी, तो बहुत सारा काम तो उन्होंने किया ही है। साधारण ट्रेन इनसे चल नहीं पा रही है, पैसेंजर ट्रेन चल नहीं पा रही है, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। पिछले 3 महीने का 6 महीने का रिकॉर्ड उठा के देख लो, हजारों रेल की दुर्घटनाएं हुई है। ये फेलियर हो चुकी है हर मामले में, सारा डबल इंजन की सरकार है, इनके सारे दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। तो जो इधर से पुल, जितने भी ब्रिजेस बन रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की खान बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में। इतना घोर भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा जितना कि आज की तारीख में हो रहा है। आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे राजनीतिक मुद्दे थे जो कि देश में हल नहीं होते, और भाजपा के शासनकाल में जैसे राम मंदिर बन गया, कश्मीर का मसला आप देखें तो 370 जो एक तरह से वो हट गया, और जिसको लेकर हमेशा ये कहा जाता था कि अगर कश्मीर में से 370 हटेगी तो आग लग जाएगी वहाँ पे, और वो सारे मसले हल हो गए। तो आपको नहीं लगता कि कुछ अच्छे काम भी हुए हैं? सारे नॉन इशूज़ पर वार्ता हो रही है। जो असल में संवैधानिक तौर पर हिस्सेदारी देने की बात है, उस हिस्सेदारी देने पर एक भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये देश में सबसे बड़ा तबका पिछड़े वर्ग का है, ओबीसी का है। कांग्रेस ने उनके साथ धोखाधड़ी किया और भारतीय जनता पार्टी भी धोखाधड़ी कर रही है। तो आरक्षण देश में ओबीसी जाति जनगणना नहीं हो रही है। अंग्रेज लोग विदेशी थे, वो इंसानियत समझते थे, हर व्यक्ति की जाति जनगणना करवाते थे। जनगणना के आधार पर कौन कितना बैकवर्ड रह गया है उसको आगे लाने के लिए बजट इशू करते थे, वो यूनिवर्सिटीज़ खुलवाते थे, सर्विसेज देने का प्रावधान करते थे, जैसा भी था। मगर ये जो आज की तारीख में शासक वर्ग है, ये जो विदेशी है, भारत की जो सरकार पर जो हुक्मरान बने हुए हैं, ये अंग्रेजों से ज़्यादा खतरनाक विदेशी है। सर, मोहन भागवत इनको ना भारत से प्यार है, ना भारत के निवासियों से प्यार है। बलात्कार, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है। महिलाओं होते थे बलात्कार, कोई छठे चौमासे कोई एक आध घटना होने को देखने को मिलती थी उस समय जो है, मगर आज की तारीख में जिस तरीके से सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, प्रधानमंत्री के पास में 1 मिनट समय नहीं है मणिपुर जाने के लिए। वहाँ खुलेआम नंगा घुमाया गया महिलाओं को, आए दिन घटनाएं हो रही है। तो आखिरकार कैसे फेलियर हो रही है?
ये केवल पाखंड को फैलाने में लगे पड़े हैं, दिन रात पाखंड को फैलाया जाए, कैसे करा आपको जाए। नहीं लगता कि आप जाति की बात अब 2024 में कर रहे हैं? मोहन भागवत कह रहे हैं कि हिंदू समाज को एक होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो हिंदू समाज को एक होने की बात कह रहे हैं और आप जातियों में बंटने की बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ मोहन भागवत ही कहते हैं, मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, ये तो मोहन भागवत ने खुद ही कहा। जो मोहन भागवत जी हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, वो मोहन भागवत खुद ही अपने आप को ये कह नहीं पाते कि हाँ हम लोग किस आधार पर, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। अभी लेकिन 2-4 दिन पहले उन्होंने बयान दिया कि तो जात पे, बयान है ना भाषा पे, उनका जो है। क्षेत्र के आधार पे लोगों को अलग नहीं होना चाहिए, वर्ण पे एक होना होना चाहिए। हाँ। वर्ण व्यवस्था के आधार पर लोगों की गुलामी को दृढ़ करने का काम कर रहे हैं ये लोग। वर्ण पर आधारित है, जाति पर आधारित है। अभी भी जातिवाद है, आपको ऐसा लगता है? भयंकर घोर जातिवाद और ज्यादा कट्टर हो गया है अभी आज की तारीख में। 21वीं सदी हो गई है, आपको नहीं लगता कि अब देश के प्रथम नागरिक को जाति के आधार पर जो है उसको उसके साथ अवमानना होती है, उसके साथ में उसका अपमान होता है जाति के आधार पर। देखो, जिस राम मंदिर की बात अभी आप उठा रहे थे, वहाँ पर प्रतिभा देव, ये जो अपने वर्तमान में जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, इनको घुसने दिया, इनको निमंत्रण दिया था क्या? या रामनाथ कोविंद जी को जिस समय ईंट रखी जा रही थी उस समय दिया था क्या? क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि वो अछूत जाति से हैं, वो ट्राइबल से हैं, उनको नहीं दिया गया। भारत के प्रथम महिला को, भारत के प्रथम नागरिक को, जबकि वो वहाँ पुरी के मंदिर में जाते हैं तो उनका अपमान होता है, वो पुष्कर मंदिर राजस्थान में जाते हैं तो उनका अपमान होता है। तो जो प्रथम नागरिक का अपमान करते हैं वो लोग किस आधार पर कह सकते हैं कि हम लोग जातिवाद नहीं है? किसी के यहाँ खाना खा लेने से, अपना ही बिस्लरी का पानी ले जाओ, अपना ही ये करो जा करके, तो उससे थोड़ी होने वाला है भाई। लेकिन ग्राउंड में जब हम बात करते हैं लोगों से कि, और जब इस तरह की बात बताते भी हैं तो कई बार कहते हैं कि इतना बड़ा देश है, छोटी मोटी बातें हो जाती है कभी कभार, मतलब कि और पहले से हालात काफ़ी सुधर गए हैं और आप कह रहे हैं कि बढ़ गए हैं। पहले से बहुत भयंकर हालात बिगड़ चुके हैं। अभी देश में क्रांति होने वाली है, बहुत जल्दी ही लोग बहुत समझदार हो रहे हैं और दुनिया में बहुत सारी क्रांतियाँ हुई हैं, मगर भारत में अभी एक बहुत बड़ी क्रांति वैचारिक तौर पर होगी कि देश के जो मूल्यवासी लोग हैं वो इस देश के हुक्मरान जल्दी ही बनेंगे। ज़्यादा समय नहीं। एक आखिरी सवाल, आप कहते हैं कांग्रेस भी जो है दुश्मन है और भाजपा भी दुश्मन है, तो आखिर इस देश के जो बहुजन है वो कहाँ जाए? वो क्योंकि देश में जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, जो 2 राष्ट्रीय पार्टी हैं, वो कांग्रेस है और या भाजपा है, तो सत्ता या तो इधर आती है इधर जाती है, तो आप कह रहे हैं कि अब कहाँ जाए? ये भ्रम अभी टूट चुका है। तीसरा विकल्प की तलाश भारत की प्रजा को थी, वो तीसरा विकल्प आज की तारीख में बहुजन मुक्ति पार्टी बन गई है। 50% काम लगभग हो चुका है, क्योंकि 50% काम हम इस आधार पे कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास में कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का विकल्प जनता को दिखाई नहीं दे रहा था। अगर हम अखिलेश यादव जी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं कुछ है? कुछ भी नहीं है। अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो बिहार के अलावा कुछ है? अगर हम एनसीपी की बात करें तो महाराष्ट्र के अलावा क्या है यहाँ पर उनका? अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, केरला की बात करें, तमिलनाडु की, कर्नाटका की बात करें, तो जो रीजनल पार्टियां हैं वो रीजनल पार्टियों का ही मामला है बस। केवल मात्र कांग्रेस और बीजेपी के अलावा अगर राष्ट्रव्यापी स्तर पर कोई पार्टी कार्यरत है आज की तारीख में, तो वो केवल बहुजन मुक्ति पार्टी है, जो एक थर्ड विकल्प आज देश की जनता के सामने बन चुकी है। आपको लगता है आप उनका मुकाबला कर लेंगे? निश्चित तौर पर। हम नहीं, देश की जनता उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई है, केवल हमने तो विकल्प खड़ा किया उनके लिए। चलिए ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ परवेंद्र प्रताप जी हैं और अभी उन्होंने जिस तरह से कहा कि आने वाले समय में जो है बहुजन मुक्ति पार्टी जो है एक तीसरा मोर्चा तैयार होगा, क्योंकि कांग्रेस और जो भाजपा है एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों का जो है चेहरा अलग अलग है लेकिन दोनों का काम एक ही है और बहुजन मुक्ति पार्टी इस काम को करेगी और आने वाले समय में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पार्टी बन के इन दोनों पार्टियों का मुकाबला करके अपनी सरकार बनाएगी। क्या है आपकी राय? इस छोटी सी बातचीत पर आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।